नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही ज्यादा बात होती है। ये कहानी है भारत के कपड़ों की, ब्रिटेन के इंडस्ट्री की और एक छोटे से प्रोडक्ट लेबल की जिसने सच में इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। अब सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि भाई एक छोटा सा कागज का टुकड़ा वो भला पूरे बाजार पर कब्जा कैसे कर सकता है। पर यकीन मानिए, आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ये कहानी सिर्फ धागों और मशीनों की नहीं है, नहीं, ये कहानी है ब्रांडिंग की, उस जबरदस्त ताकत की जिसने एक पूरे देश की इकोनॉमी को सचमुच घुटनों पर ला दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, भारत के उस शानदार दौर से। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले भारत असल में दुनिया का टेक्सटाइल पावर हाउस हुआ करता था। यहाँ के बुनकरों का जो हुनर था ना, वो बेजोड़ था, उसकी कोई बराबरी नहीं थी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। शुरू होती है ब्रिटिश आर्थिक घेराबंदी। और ये कोई हादसा नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिसका एक ही मकसद था, भारत का जो ये दबदबा था ना टेक्सटाइल में, उसे जड़ से खत्म कर देना। हाँ, और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। भारत का तो टेक्सटाइल उद्योग था, वो अपने आप खत्म नहीं हुआ। ये कोई नेचुरल मार्केट चेंज नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी का नतीजा था। और मकसद सिर्फ एक, भारतीय कंपटीशन को रास्ते से हटाना। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे। देखिए, ये उनकी पूरी प्लेबुक थी। 5 कदम। सबसे पहले उन्होंने मैनचेस्टर से आए सस्ते मशीन वाले कपड़ों से भारत के बाजारों को भर दिया। दूसरा कदम, भारत से ही कच्चा कपास एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, यहाँ के बुनकरों के लिए अपना ही कच्चा माल मिलना मुश्किल और महंगा हो गया। तीसरा, भारत में बने कपड़ों पर जबरदस्त टैक्स लगा दिए ताकि वो महंगे हो जाएं। चौथा, भारतीय व्यापारियों को यूरोप में अपना सामान बेचने पर ही पाबंदी लगा दी गई। और आखिर में गुमस्त नाम के अधिकारी थे जो बुनकरों को परेशान करते थे, उन्हें कर्ज में डुबो देते थे। मतलब ये लड़ाई बराबरी की थी ही नहीं, ये तो एक तरफा खेल था। लेकिन भारतीय बुनकरों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस पूरे हमले का डटकर मुकाबला किया। अपनी कला को, अपनी विरासत को बचाने के लिए उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया। यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ थी मैनचेस्टर की मशीनें जो धड़ाधड़ सस्ता और एक जैसा कपड़ा बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ था भारत का पारंपरिक हुनर, वो अनोखे डिजाइन्स और हर कपड़े के साथ जुड़ा उसका एक कल्चरल मतलब। तो ये लड़ाई सिर्फ पैसे की या कीमत की नहीं थी, ये लड़ाई पहचान की भी थी। तो सवाल उठता है कि भारतीय बुनकरों ने खुद को बचाया कैसे। देखिए, उन्होंने कई अलग अलग तरीके अपनाए। एक तरफ गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन था जिसने खादी को आज़ादी का सिंबल बना दिया। कुछ बुनकरों ने स्मार्टली नई टेक्नोलॉजी अपना ली, तो कईयों ने उन मुश्किल डिजाइन्स पर फोकस किया जिन्हें मशीनें बना ही नहीं सकती थीं। उन्होंने मिलकर कोऑपरेटिव्स भी बनाए। और हाँ, बाद में सरकार को भी आगे आना पड़ा। साड़ियों जैसे खास प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए कानून बनाए गए। ये दिखाता है कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि लड़ने के रास्ते ढूंढे। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। अब लड़ाई सिर्फ बाजार में नहीं थी, ये लड़ाई अब शिफ्ट हो रही थी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे छोटे छोटे लेबल्स पर। अच्छा, तो लेबल होता क्या है? बहुत सिंपल है, किसी भी प्रोडक्ट पर लगी एक जानकारी की पर्ची। पर हमारी इस कहानी में ये छोटा सा कागज का टुकड़ा सिर्फ जानकारी नहीं था, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा था। ये एक हथियार बनने वाला था। जरा सोचकर देखिए, मान लीजिए कि कोई मैनचेस्टर में बैठा बिजनेसमैन है, उसे अपना सामान भारत में बेचना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लोग उसके माल को विदेशी समझकर खरीदने से हिचक रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो लोगों को कैसे यकीन दिलाएगा कि उसका प्रोडक्ट भरोसेमंद है, अच्छा है? और यहीं पर उन्होंने एक कमाल का आइडिया निकाला, एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो सच कहूं तो आज भी इस्तेमाल होती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने विदेशी सामान को एक देसी पहचान दे दी। तो उन्होंने किया ये कि अपने कपड़ों के बंडलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें छापनी शुरू कर दी, जैसे कि लक्ष्मी जी, गणेश जी। इतना ही नहीं, महाराजा रणजीत सिंह जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तस्वीरें भी लगाईं। मकसद एकदम साफ था कि जब कोई ग्राहक उन तस्वीरों को देखेगा जिनका वो सम्मान करता है, जिनकी पूजा करता है, तो वो विदेशी सामान भी अपना सा लगेगा, भरोसेमंद लगेगा। ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की जबरदस्त तरकीब थी। और इन सारी तस्वीरों के साथ
वो एक चीज जरूर लिखते थे, मेड इन मैनचेस्टर। अब ये सिर्फ ये बताने के लिए नहीं था कि कपड़ा बना कहाँ है, नहीं, ये एक तरह से क्वालिटी की गारंटी का स्टैंप था। ये कहने का तरीका था कि भाई ये जो माल है ये बेस्ट है। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। यहाँ पर बाजी पलट गई। जिस लेबल को अंग्रेजों ने बाजार पर कब्जा करने का हथियार बनाया था, वही लेबल अब भारतीय राष्ट्रवादियों के हाथ में विरोध का एक ताकतवर हथियार बन गया। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में भारतीय बिजनेसमैन ने भी लेबलिंग का गेम खेलना शुरू कर दिया, पर उन्होंने एक अलग चाल चली। उन्होंने देवी देवताओं के जगह भारत माता जैसे राष्ट्रवादी सिंबल्स का इस्तेमाल किया। अब लेबल सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दे रहे थे, वो देशभक्ति की अपील कर रहे थे। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक टैग नहीं था, ये नेशनल प्राइड का सिंबल बन गया। और भारतीय सामान खरीदना वो अब सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का एक तरीका बन गया। तो इस पूरी मार्केटिंग की लड़ाई का नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत क्या है? सच तो ये है कि ये आज भी हमारे साथ है, हमारे इतिहास का एक अहम हिस्सा बनकर। यानी वो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो एक बैटल ग्राउंड बन चुका था, एक ऐसा मैदान जहां एक देश की आर्थिक आज़ादी और उसकी पहचान की लड़ाई लड़ी गई। और ये हमें दिखाता है कि ब्रांडिंग वाकई कितनी पावरफुल चीज़ हो सकती है। और यही बात हमें आज के सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज जब हम चारों तरफ से ग्लोबल ब्रांड से घिरे हुए हैं, तो क्या कभी हम रुक कर ये सोचते हैं कि जिन लेबल्स पे हम इतना भरोसा करते हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है? आखिर उन्हें लिख कौन रहा है और क्यों? इस पर सोचिएगा ज़रूर।